अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ऑनर किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल की जानिब से मैं आपकी मुतालिया पाकिस्तान की टीचर अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 1 में हम तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, ज़मीन और माहौल के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, सफ़ा नंबर 18 ता 54। इसके तदरीसी मकासद देखिए। तहरीक पाकिस्तान के अहम तारीख़ी वाक़यात 1857 से 1940 तक और उसके बाद 1940 से 1947 तक। फिर कायद-ए-आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में उनका किरदार, क़याम पाकिस्तान के बाद दरपेश इब्तिदाई मसाइल, करारदाद मकासद 1949, 1956 के आइन के नुमायाँ पहलू। अहम नुकात में हैं 1962 के आइन की नुमायाँ खदोखार, 1965 की जंग, पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान का जज्बा, 1970 के इंतखाबात और मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। अब हम सबसे पहले देखते हैं तहरीक पाकिस्तान के अहम जो तारीख़ी वाक़यात हैं, जो कि 1857 से 1940 तक के जो भी अहम वाक़यात पेश आए उसका जायज़ा लिया जाता है। बरे-सग़ीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद का आगाज़ 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुआ और इसके बाद मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल बरे-सग़ीर पर हुकूमत की। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने 1707 में जब वफ़ात पाई तो उसके बाद मुस्लिम हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। इसी दौरान 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने कायम की, जो कि उन्होंने तिजारती मकासद के लिए कायम की थी, लेकिन इस कंपनी ने अपना असर और रसूख बरे-सग़ीर पे खूब बढ़ा लिया और बहुत सी जगहों पर कब्ज़ा कर लिया। इन हालात में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंग पलासी में शहीद हो गए। इस तरह 1799 में फिर मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान जो थे वो भी अपनों की गद्दारी के बायस शहीद हो गए। इन हालात में इल्मी महाज पर शाह वलीउल्लाह और उनके साहबजादे और उनकी औलाद और फिर उसके बाद उनके शागिर्द जो थे सरगर्म अमल रहे और उन्हीं के ज़रिए असर एक तहरीक मुजाहिदीन भी शुरू हुई, जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। ये आया इस्लाम की आखिरी कोशिश थी और इसी कोशिश के दौरान 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके रफ़ीक़े ख़ास सैयद इस्माइल शहीद जो थे वो बालाकोट पे सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इस तरह अगर हम अस्करी सतह पर देखें तो ये आया इस्लाम की आखिरी कोशिश जो थी ये भी नाकामी से हमकिनार हो गई। इसके बाद मुसलमानों की फ़राइज़ की अदायगी और दावत तलकीन के लिए एक तहरीक शुरू हुई, जिसको फ़राइज़ तहरीक का नाम दिया गया था, लेकिन इसका भी इतना कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ। इसके बाद मुसलमानों ने 1857 में अंग्रेज़ों से आखिरी जंग लड़ी, इसीलिए इस जंग को 1857 की नाकाम जंग आज़ादी कहा जाता है, क्योंकि इस जंग में मुसलमानों को बुरी तरह से नाकामी हासिल हुई और ये मुसलमानों की जो थी आखिरी कोशिश थी अपने सियासी बका को हासिल करने की। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बरे-सग़ीर पर मुकम्मल तौर पर अपना कब्ज़ा कर लिया और मुसलमान जो थे वो ज़वाल का शिकार हो गए। इन हालात में हमारे जो मुसलमान रहनुमा थे उन्होंने मुसलमानों को दोबारा से जो मुसलमान पस्ती का शिकार हो गए थे उनको दोबारा से उनमें हिम्मत और हौसला पैदा करने के लिए और उनके अंदर नए हालात का मुकाबला करने का जज्बा पैदा करने के लिए कोशिशें की और में जो सबसे अहम नाम आता है वो सर सैयद अहमद ख़ान का है। और सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। सर सैयद अहमद ख़ान बरे-सग़ीर के पहले मुसलमान सियासी रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अलग अलग कौमें हैं। जंग आज़ादी में नाकामी के बाद बरे-सग़ीर के जो मुसलमान थे उनकी तारीख़ का स्याह तरीन दौर शुरू हो गया था और मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार भी हो गए थे। तो इन हालात में फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। तहरीक अलीगढ़ के बहुत से मकासद थे, जिसमें से सबसे अहम मकसद जो था वो हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना था, क्योंकि हुकूमत अंग्रेज़ों की थी। तो इन हालात में
मुसलमान उनके मातहत उसी वक्त रह सकते थे जबकि मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान एतमाद बहाल हो। फिर मुसलमानों ने बरे सग़ीर को जदीद अलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब किया उन्होंने, और मुसलमानों ने बरे सग़ीर को सियासत से बाज रखा क्योंकि मुसलमान तालीमी लिहाज से बहुत पीछे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान सियासत के मैदान में आएँ और नाकाम हों। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारी सियासी और समाजी जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे, और इसमें उनका जो तालीमी कारनामा है वो भी बहुत नुमाया है। उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए और तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और 1875 में अलीगढ़ में स्कूल कायम किया, और ये वही अलीगढ़ स्कूल है जो कि 1877 में पहले कॉलेज बना और इसी तरह 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। तो 20वीं सदी के शुरू के जितने भी मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका था वो इसी इदारे का फ़ारिग़ तहसील था, यानी इसी इदारे का पढ़ा हुआ था। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान की एक और बड़ी जो काविश है वो है रिसाला असबाब बगावत हिंद का इजरा। ये रिसाला सर सैयद की एक अहम सियासी खिदमत है। इसमें आपने 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके हकीकी असबाब जो थे उससे अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की जो हैसियत है वो किसी सियासी मसीहा से कम नहीं थी। सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को सियासी लिहाज से कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई तो उसमें मुसलमानों को शामिल होने से रोका, और उन्होंने मुसलमानों की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई कि वो पहले ज़ेवर तालीम से आरास्ता हों और फिर सियासत में हिस्सा लें। फिर 1905 में तक़सीम बंगाल का अहम वाक़या हुआ कि बंगाल क्योंकि एक बड़ा सूबा था और उसकी इंतज़ाम चलाना जो था वो मुश्किल हो रहा था, तो बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। बंगाल की तक़सीम का मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि जो इस तरह से बंगाल के 2 सूबे बन गए, एक मशरक़ी बंगाल और दूसरा मगरिबी बंगाल। जो मशरक़ी बंगाल था इस सूबे में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी और इस लिहाज से इस तक़सीम से मुसलमान बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू जो थे वो इस तक़सीम से नाखुश थे और वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी अजारादारी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये वजह थी कि हिंदुओं ने फिर तक़सीम बंगाल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और बिलाखिर उनकी ये जो कोशिशें थीं वो कामयाब हुई और 1911 में बंगाल की तक़सीम मनसूख कर दी गई, और इस मनसूखी से फिर मुसलमानों को सख्त सदमा पहुँचा। 1906 में एक और अहम वाक़या शिमला वफ़द था, जो कि मुसलमानों का एक सियासी वफ़द जो था, जो उस वक्त अपने मुतालबात लेकर सर आगा ख़ान की क़यादत में वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, और मुसलमानों ने जुदागाना इंतख़ाबात का मुतालबा किया कि हम एक अलहदा कौम हैं तो हमारे इंतख़ाबात जो हैं वो बहैसियत एक अलग कौम के करवाए जाएँ। तो इस शिमला वफ़द में मुसलमानों को वायसराय की तरफ से मुस्बत जवाब मिला। इन हालात में मुसलमानों को अपनी एक सियासी जमात की अशद ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि उस वक्त तक मुसलमानों की बरे सग़ीर में कोई भी सियासी जमात नहीं थी, और तक़सीम बंगाल की जो मनसूखी हुई थी उससे भी मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा था। तो मुसलमान अब संजीदगी से ये सोच रहे थे कि उनकी एक सियासी जमात जो है वो कायम हो। तो इस तरह फिर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम जो था वो अमल में आया। तो मुस्लिम लीग के क़याम के जो अहम मुहर्रिकात थे वो भी यही थे कि एक तो पहला जो मुहर्रिक था वो तक़सीम बंगाल ही था, जो कि 1905 में हुई, और इसमें हिंदुओं ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इससे मुसलमानों में एहसास महरूमी पैदा हो गया। फिर अंग्रेज़ों का रवैया जो था वो मुसलमानों के साथ जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं के साथ जो था वो यकसा नहीं था, और मुसलमानों को सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो मुस्लिम लीग के क़याम से फिर मुसलमान जो थे वो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म हो गए थे, और मुस्लिम लीग का जो क़याम था वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के मकाम पर कायम हुई ये जमात, और इस तरह से ये मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी जमात बन गई। 1909 में मिंटो मॉर्ले इस्लाहात जो थी वो पेश की गई, और ये इस्लाहात जो थी इनका मकसद जो था वो ये था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो चूँकि एक दूसरे से बेजार होते जा रहे हैं, तो इनको इस तरह से किसी इस्लाहात पर मुत्तफ़िक किया जा सके, और ताकि हिंदुस्तान में जो एक सियासी बेचैनी पैदा हो रही है उसको दूर किया जा सके। तो
इस इस्लाहात पर मुस्लिम लीग का जो रद्द-ए-अमल था उसमें उन्होंने जो जुदागाना इंतखाबात की बात की थी तो उसका उन्होंने खैर मकदम किया। और इसके बाद फिर एक और अहम वाक़या जो था वो मिसाक लखनऊ पेश आया, जो कि 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ और दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसे कि मिसाक लखनऊ का नाम दिया गया। और इसमें पहली दफ़ा हिंदुओं ने मुसलमानों को बहैसियत एक अलहदा कौम तस्लीम किया और मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा था उसको भी तस्लीम कर लिया। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं और मुसलमानों को मुत्तहिद किया था, तो इसलिए कायद-ए-आज़म को इस मौके पर सफ़ीर-ए-अमन का खिताब भी दिया गया। 1919 में तहरीक खिलाफत शुरू हुई, क्योंकि पहली जंग अज़ीम जो कि 1914 में शुरू हुई थी उसमें तुर्की ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया था और जंग में जर्मनी और उनके हलीफ़ों को शिकस्त हो गई। तो जंग के ख़ात्मे के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपने हलीफ़ों को साथ मिलाकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक़, फ़लस्तीन और उर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की के वजूद को ख़तरा लाक हो गया था। तो इन हालात में तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की, जिसको तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया। फिर 1920 में तहरीक अदम ताउन जो थी वो शुरू की गई थी। तहरीक अदम ताउन यानी कि अंग्रेज़ हुकूमत से किसी किस्म का ताउन ना करने की तहरीक जो थी वो चलाई गई थी। और इसमें इसके जो मकासद थे वो ये थे कि हुकूमत के साथ अदम ताउन किया जाएगा और सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर दिया जाएगा। फ़ौज में मुसलमान जो हैं वो भर्ती नहीं होंगे। फिर इसके अलावा अंग्रेज़ी मसनूआत जो हैं उनका बाइकआउट किया जाएगा। फिर इसके अलावा बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में नहीं भेजा जाएगा और अंग्रेज़ों ने जो खिताबात मुसलमानों को दिए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। फिर इसी तरह 1920 में तहरीक हिजरत पेश की गई और इस तहरीक का मकसद ये था कि चंद जो उलमाए कराम थे उन्होंने फतवा जारी कर दिया था कि बर सग़ीर जो है वो एक दारुल हर्ब है और मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वो किसी इस्लामी मुल्क की तरफ हिजरत कर जाएं। तो इन हालात में बहुत सारे जो मुसलमान ख़ानदान थे उन्होंने अपनी जायदादें बेची और वो अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए। दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान था उन्होंने इन लोगों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त न दी। मजबूरन ये लूटे पुटे मुसलमान जो थे वो वापस आ गए और उनके पास बर्बादी के सिवा और कुछ ना बचा। और इसी दौरान जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे तुर्की के बानी, उन्होंने तुर्की में खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया और इसके साथ ही ये तहरीक खिलाफत जो थी वो दम तोड़ गई। फिर एक और अहम वाक़या जो हुआ वो 1928 में हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की जो कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ये नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में शाया हुई और इस रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए मुआहदा लखनऊ पर पानी फेर दिया। यानी जो मुतालबात मिसाक लखनऊ में हिंदुओं ने मुसलमानों के मान लिए थे उन सब मुतालबात को उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में मुस्तरद कर दिया। तो इस तरह से फिर इस नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन जो मौक़िफ़ थे वो जुदा हो गए और मुसलमानों को अंदाज़ा हो गया कि उनकी जो मंजिल है वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग है और मुसलमानों ने अपनी एक अलहदा मंजिल जो थी उसको मुतय्यन कर ली। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद-ए-आज़म ने 1929 में अपने 14 नकात पेश किए और ये 14 नकात जो हैं ये असल में एक रहनुमा असूल हैं जो उन्होंने पेश किए और इसमें उन्होंने बताया कि आइंदा आइन जो है वफाकी तर्ज का हो, जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए और तमाम सूबे जो हैं उनको एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। सूबों में जो अक़लियतें हैं यानी कम तादाद में जो जमातें हैं उनको मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान अरकान की तादाद जो है वो 1/3 से कम ना हो, यानी 1/3 से कम ना हो। जुदागाना इंतखाबात का जो असूल है वो हर फ़िरके पे लागू होना चाहिए, लेकिन अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीक़ा इंतखाबात कबूल कर सकता है। इसके अलावा सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे कि पंजाब, बंगाल, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जिसको कि अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, वहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत मुतासिर हो और इसी तरह तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। अगर कोई मसवदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतालिक हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसवदे के ख़िलाफ़ राय दें तो उसे नामंजूर समझा जाए, यानी उसे कबूल ना किया जाए। फिर सिंध को मुंबई से अलग करके एक अलग सूबा बनाया जाए। बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में भी बाकी जो दीगर सूबे हैं उनकी मानंद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। फिर सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए
और आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। तो ये कायदे आज़म के वो 14 नकात थे जो कि मुसलमानों के लिए एक रहनुमा असूल थे, और इस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जुमानी की, बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया कर दिया। इसके बाद 1930 में जो है वाक़या हुआ वो अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है, जो अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मकाम पर दिया। और अल्लामा इकबाल ने इस मौके पे फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। ख्वाह हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करे, मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। तो इस तरह से अल्लामा इकबाल वो हस्ती थे, वो शख्सियत थे जिन्होंने कि एक अलग मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश किया। और 1933 में फिर चौधरी रहमत अली ने इस मुस्लिम रियासत का नाम जो था वो पाकिस्तान तजवीज़ किया। कायद आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की सदारत संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम की राह की भरपूर और मौसर नुमाइंदगी के लिए जमात को मजबूत और फ़ाल बना दिया। इसी तरह 1935 में बरतानवी हुकूमत जो थी उन्होंने एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया जिसमें कि सूबाई खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखा गया। तो इस आइन के तहत फिर 1937 में इंतखाबात करवाए गए जिसमें कांग्रेस को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई। और वाज़े अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस जो थी उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तो इसकी वजह से फिर इन नफ़रत आमेज़ रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग मुल्क के मुतालबे का जो जज्बा था वो शदीद हो गया। 1938 में पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग का जब सालाना इजलास हुआ तो इस मौके पर फिर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के लक़ब से नवाजा गया। और ये जो कांग्रेसी वजारतें थीं इनका ख़ात्मा 1939 में हुआ। तो कायदे आज़म ने और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। फिर एक अहम वाक़या करारदाद लाहौर का है जो कि 1940 को मंजूर की गई। करारदाद लाहौर मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायद आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक ने पेश की। कायद आज़म ने इस मौके पर सदारती तकरीर की और इस मौके पर मुसलमानों के जो सियासी मसाइल थे और उनका जो दो कौमी नज़रिया था उस पर उन्होंने तफसीलन रोशनी डाली। करारदाद लाहौर पर हिंदुओं का जो रद्द-ए-अमल था वो इस तरह से हुआ कि गांधी और हिंदुओं ने तो करारदाद लाहौर की भरपूर मुखालफत की। बरतानवी जो प्रेस था उसने इस करारदाद को जिना का पाकिस्तान करार दिया और इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद मुसलमानाने बरसग़ीर ने अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया। इसके बाद के जो वाक़यात हैं वो क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और काबीना मिशन प्लान है। तो इसके ज़रिए तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद मिली। 1942 में क्रिप्स जो है मिशन बरतानिया ने हिंदुस्तान भेजा जिसने तमाम जो सियासी पार्टियां थीं उनको चंद नकात पर मुत्तफ़िक करने की कोशिश की, इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। क्रिप्स मिशन की जो तजावीज़ थी कि 1942 में जो उसने पेश की थी वो इस तरह से थी कि जंग के बाद बरसग़ीर जो है वो ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज़ करेगी और दिफा, अमूर ख़ारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे जो हैं वो हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। फिर आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली जो है वो मुंतखब की जाएगी जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो जाएगा तो हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा, रजामंदी के लिए भेजा जाएगा और जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। तो इसका जो तीसरा ये नुक्ता था इसमें पाकिस्तान की आज़ादी के चांसेस जो है वो नज़र आ रहे थे कि वो सूबे यानी कि जो आइन को पसंद नहीं करेंगे वो ये बाइख्तियार होंगे कि वो मरकज़ से अलहदा हो जाएं और अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। फिर अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। तो इस मौके पर जो मुसलमानों की और हिंदुओं की सियासी जमातें थी यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इनकी जो तजावीज़ थी इनको मानने से इनकार कर दिया और मुसलमानों का जो मुतालबा था वो बहरसूरत अलहदा मुमलिकत का असूल था जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इन हालात में फिर मुसलमानों को अपनी जिद्दोजहद तेज़ करनी पड़ी और इस तरह से मुसलमानों पर यह वाज़े हो गया
कि हिंदू जो हैं वो कभी भी उनके लिए एक अलहदा मुल्क जो है वो उसको पसंद नहीं करेंगे या उसको कायम नहीं होने देंगे, तो इसलिए उनको अपनी कोशिशें जो हैं वो तेज़ करनी पड़ेंगी। फिर इस मौके पे शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1945 में मुनक्किद हुई, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये बुरी तरह से नाकामी का शिकार हो गई। और इस कौंसिल में भी इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो हैं वो इसकी जो तजावीज़ थी उनको मानने से इनकार कर दिया। काबीना मिशन प्लान फिर 1946 में आया। इसमें इसके हालात इस तरह से थे कि इंग्लिस्तान में जो लेबर पार्टी थी वो 1945 में बरसर इक़्तिदार आई, यानी हुकूमत में आई। तो बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र एक काबीना मिशन भेजा जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। ये मिशन जो था ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन के 2 बुनियादी मकासद थे। एक, हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की जो शक्ल है उसको वाज़े किया जाए, और दूसरी कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसको कम किया जाए और हिंदुस्तान को मुत्तहद रखने की कोशिश की जाए। लेकिन बाद में जो इंतखाबात हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि काबीना मिशन जो थी ये भी नाकाम हो गई, और जो रहनुमाओं से जो मुलाकातें हुई, मिशन के अरकान ने जो तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की, वो भी नतीजा खेज साबित ना हो सकी। फिर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अवामी सतह पर यौम रास इक़दाम मनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के बाद बड़े सग़ीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे, और इसलिए मुस्लिम लीग ने इस रोज़ बड़े सग़ीर में जगह जगह जलसे किए, और जिसमें कांग्रेस के जो अज़ाइम थे उनको बेनकाब किया। इस दौरान 1946 में अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया, और अबूरी हुकूमत के लिए 5 मुस्लिम लीगी अरकान के नाम तजवीज़ किए गए, जिनमें लियाकत अली ख़ां, आई चौधरीगर, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, राजा गज़नफ़र अली ख़ां, और जो अक़लियती रुकन थे जोगिंदर नाथ मंडल, उनको शामिल किया गया। मुस्लिम लीग के जो नामज़द वज़रा थे उन्होंने 26 अक्टूबर 1946 को बहैसियत वज़ीर हल्फ़ उठाया, लेकिन ये अबूरी हुकूमत भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो बढ़ते हुए इख्तिलाफ़ात थे उनको ख़त्म करने में कोई मौसर काम ना कर पाई। फिर 3 जून 1947 का जो मंसूबा था वो पेश किया गया। 3 जून 1947 का क्या मंसूबा था कि इसमें बरसग़ीर यानी हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से इस बात का फ़ैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार हिंदुस्तान के नुमाइंदगान के हवाले कर दिया जाएगा। तो इस तरह फिर बरतानवी पार्लियामेंट जो थी उन्होंने एक कानून आज़ादी हिंद जो था उसको मुतारिफ़ करवाया। इस 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया गया, जिसकी रूह से हिंदुस्तान को 2 रियासतों पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। इस 2 मुल्कों की हदबंदी के लिए रेडक्लिफ को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वो एक हदबंदी कमीशन बनाए और इस तरह से दोनों जो मुल्क हैं उनके दरमियान हदबंदी कायम की जाए। तो रेडक्लिफ ने तकसीम हिंद में मशरक़ी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके जो थे वो भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया, जबकि दूसरी जानिब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया, और इस तरह गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, और इस तरह कश्मीर का वो मसला पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। उसके बाद 1947 जो कि एक बहुत अहम सन है, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी का जो तस्वुर है वो बड़ी अहमियत रखता है। तो इस हवाले से 14 अगस्त 1947 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। तो ये जायज़ा था 1857 से लेकर 1947 तक के अहम वाक़यात कि किस तरह से पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे रहनुमाओं ने कोशिशें की, और उनकी इन कोशिशों के नतीजे में बिलाखिर हमें आज़ादी हासिल हुई। इसके बाद क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में कायद आज़म का सियासी और आइनी किरदार जो है वो भी बहुत अहमियत रखता है। और जैसे कि आपको पता है कि पहले कायद आज़म जो थे वो कांग्रेस में
शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं की जमात है और हिंदुओं के मफादात के लिए काम करती है, तो फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कायद आज़म जो थे उन्होंने इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसमें 1913 में जब कायद आज़म मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमती खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। यानी इससे पहले मुस्लिम लीग जो थी वो भी हिंदुओं के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कायद आज़म ने मुसलमानों को इस चीज़ के लिए तैयार किया कि वो अपने लिए एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए कोशिश करें, और आपकी मुदबिराना सियासत ने फिर बरतानवी राज की जड़ें हिला कर रख दी। मिसाकी लखनऊ में 1916 में जो मिसाकी लखनऊ हुआ था, उसमें कायद आज़म ने जब हिंदुओं और मुसलमानों को मुत्तहिद किया तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का लक़ब पाया। फिर 1919 में हुकूमत बरतानिया ने एक रूल एक्ट मंजूर किया था, जिसके तहत हुकूमत को मुकदमा चलाए बगैर गिरफ़्तारी का इख्तियार दिया गया था। इस कानून के तहत मुलजिम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जाता था। तो कायद आज़म ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने फरमाया कि मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है वो महज़ब हुकूमत कहलाने का कोई हक़ नहीं रखती। फिर 1929 में कायद आज़म ने अपने 14 नकात पेश किए। फिर इसके बाद 1930, 31 और 32 में लंदन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हुई, जिसमें कायद आज़म ने पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, लेकिन ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हो गई। फिर कायद आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की सदारत संभाली और आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को एक परचम तले जमा किया। फिर जब लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ तो इस मौके पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग खित्ते की ज़रूरत है, जिसमें वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। तो इस जलसे की सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। फिर मुस्लिम लीग ने 1945-46 के जो इंतखाबात थे उनमें शानदार कामयाबी हासिल की, और ये कामयाबी भी कायद आज़म की शब व रोज़ मेहनत का नतीजा थी। फिर काबीना मिशन जो आया था उसकी तजावीज़ की मुखालफत की। फिर इस तरह से हिंदुओं की हर चाल को आपने नाकाम बनाया, और इस तरह जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने इस नई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। इसके बाद पाकिस्तान के सिलसिले में जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बहुत से मसाइल थे। इब्तदाई जो मसाइल थे उनमें महाजिरीन की आबादकारी, इलाज मुआवजे की नाकाफ़ी सहूलियात और इंतज़ामी मुश्किलात शामिल थी। सबसे पहले तो जो मुश्किल थी वो आइन साज़ी की थी कि पाकिस्तान जब बना था तो हुकूमत को चलाने के लिए कोई आइन मौजूद ना था, लिहाजा पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तरमीम करके उसको नाफिज कर दिया गया, और 10 अगस्त 1947 को अबूरी आइन के तहत आइन साज़ असम्बली का इजलास बुलाया गया और फिर एक कानून बना जो है वो मुल्क में नाफिज किया। रेड क्लिफ जो था उसने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया था और हिंदू दोस्ती को पेश नज़र रखा था, और पाकिस्तान से मुल्का जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो भारत के हवाले कर दिए थे। तो ये भी इब्तदाई मसाइल में से बहुत अहम मसला था, और जिसमें गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका जो था वो भारत को देकर उसने कश्मीर तक इसकी रसाई मुमकिन बना दी थी। तो इस तरह फिर मसला कश्मीर पैदा हो गया, जो कि आज तक हल तलब है। और इसी तरह इन मसाइल में महाजरीन की आबादकारी भी एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जब आज़ादी का ऐलान हुआ था तो उस वक्त ये बात तय नहीं थी कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग मुल्क बन गए तो भारत ने पुरअमन जो मुसलमान बस्तियां थीं वो जलाकर राख कर दी और कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म कर दिया, और ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। तो इन हालात में महाजरीन की बहाली जो थी एक बहुत दुश्वार काम था, और बेहाल लाखों लोग जो थे वो बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान आए थे। तो उनकी रिहाइश और उनकी इलाज मुआवजे की सहूलतों का सहूलतें फ़राहम करना, ये तमाम जो इब्तदाई मसाइल थे जिनका सामना जो था वो हुकूमत को करना पड़ा। तो इस तरह ये जो नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान थी ये उनकी इस मुमलिकत की एक बड़ी आजमाइश थी,
लेकिन इन हालात में भी जो मकामी मुसलमान थे उन्होंने दिल खोल कर अपने महाजिर भाइयों की माली इमदाद की, उन्हें खाना और लिबास मुहैया किया और आखिरकार ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। फिर इसी तरह इंतज़ामी मुश्किलात भी थीं, जिसमें नज़्म व नस्क़ कायम रखना, मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान जो था वो मुकम्मल नहीं था। फिर इसके अलावा हिंदुओं ने और सिखों ने बहुत ज़्यादा फ़साद बर्पा किया, जिसकी वजह से यानी अहम जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। फिर जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी रिहाइश का भी मसला था, और इसके अलावा मौशी मुश्किलात भी पाकिस्तान को जो थी वो दरपेश थी। फिर मुस्लिम इलाकों में पसमानदगी बहुत ज़्यादा थी। फिर जितने भी बड़े कारखाने थे वो सारे जो थे वो इंडिया की तरफ चले गए थे। जैसे कि कपड़े के जो कारखाने थे वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में तकसीम के वक्त जो कपड़े के कारखाने थे वो 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। इस तरह जब बैंकों की तकसीम हुई तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बैंकों की कुल 487 शाखें थीं, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 69 शाखें आईं, और इसका भी जो कुल सरमाया था वो हिंदू अपने साथ ले गए। फिर असासों की तकसीम के सिलसिले में नाइंसाफ़ी की गई, फ़ौजी असासों की तकसीम में भी नाइंसाफ़ी की गई। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पे कोई असला साज फैक्ट्री नहीं थी, और इसी तरह ज़रूरी मुश्किलात का भी सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। पानी की फराहमी में बहुत ज़्यादा रुकावट डाली गई, और भारत ने जब 1948 में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो फ़िरोज़पुर दरियाए सतलुज और माधोपुर दरियाए रावी के हेडवर्क से उससे पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोक दी। तो इसका बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि पाकिस्तान का जो ज़रूरी इलाका है उसको बंजर कर दिया जाए और पाकिस्तान को मौशी तौर पर तबाह कर दिया जाए। बाद में फिर 1960 में सिंध तास मुआहदा हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान के में जो पानी की तकसीम का मसला था इसको हल किया गया था, और इस तरह 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत को दे दिए गए थे, और दूसरे जो 3 दरिया थे यानी सिंध, झेलम और चनाब ये पाकिस्तान को मिल गए थे। फिर सियासी मुश्किलात का भी सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा, जिसमें रियासतों का इल्हाक था कि भारत को जो था वो रियासतों का इल्हाक पसंद नहीं आया था, और उसने जूनागढ़ पर नवंबर 1947 में कब्ज़ा कर लिया था। फिर रियासत जम्मू कश्मीर पे भी कब्ज़ा कर लिया, फ़ौज कशी के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया। फिर हैदराबाद दक्कन पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह शुरू में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद पेश की। करारदाद मकासद की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो तीनों आइन हैं 1956, 1962 और 1973, इन तीनों आइन में दसातीर में करारदाद मकासद को बतौर इब्तदाइया के शामिल किया गया है। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, उन्होंने 12 मार्च 1949 को कानून साज इदारे में ये करारदाद पेश की, और इसको बुनियाद बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल का दस्तूर बनाना था। तो कौमी असम्बली ने इस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर कर लिया। तो इस हवाले से फिर इस करारदाद को हम उर्फ़ आम में कहते हैं करारदाद मकासद। इसके जो अहम नकात हैं वो इस तरह से हैं कि इसमें पहला जो अहम पॉइंट है वो है अल्लाह ताला की हाकमियत। इसमें इस बात की वजाहत की गई कि सारी कायनात का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है, और सारा इक़्तिदार इसी को हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है, और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस्लामी अक़दार की पाबंदी की जाएगी, और इस्लामी अक़दार में जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और माशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा। फिर इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हासिल इसलिए किया था कि मुसलमान अपनी इंफरादी इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारें, और इसके लिए उनको बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा। फिर अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तमाम गैर मुस्लिम जो शहरी हैं उनको अपने मज़ाहिब और अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बुनियादी हकूक़ की फराहमी होगी, यानी तमाम शहरियों को किसी नस्ली, माशरती या मुआशी तासुब के बगैर तमाम शहरी हकूक़ फराहम किए जाएंगे। करारदाद मकासद में इस बात की भी वजाहत की गई थी कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो फ़ाक़ी जमहूरी होगा, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान के ज़रिए चलाया जाएगा। फिर पसमानदा जो इलाके हैं उनकी तरक्की के लिए काम किया जाएगा, और उन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाएगा। करारदाद मकासद में इस बात का इरादा भी किया गया था कि अदलिया जो है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल आज़ाद होगी और बग़ैर किसी दबाव के काम करेगी। इस बात की निशानदेही की गई कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू होगी। तो इस तरह इस करारदाद मकासद की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है,
और जब ये करारदाद मंजूर हुई तो लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब दस्तूर बनाने का काम जो है वो लोगों की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक पूरा हो सकेगा। करारदाद मकासद जो है वो पाकिस्तान में बनने वाले तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाइया के शामिल की गई है और 1973 के आइन में करारदाद मकासद को आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 1956 और 1962 का आइन और उनकी खुसूसियात। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1956 के आइन की अहम खुसूसियात कि ये पाकिस्तान का पहला आइन था जो कि 29 फरवरी 1956 को मंजूर किया गया और गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद उसे 23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया। 1956 का जो आइन था वो 234 यानी 234 दिफात, 13 अबवाब और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था। इस आइन की जो अहम खुसूसियात थी वो कुछ इस तरह से थी कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया, यानी पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। फिर इसके बाद मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम कायम किया गया और आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत इख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल और अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने का ऐलान किया गया। और इस आइन में इस बात की भी निशानदेही की गई कि जो शहरी हैं उनको बेहतर ज़िंदगी बसर करने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मुकम्मल शहरी हकूक़ फराहम किए जाएंगे। फिर इस आइन में इस बात की ज़मानत दी गई कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए हर किस्म के दबाव से आज़ाद होगी और जो आला अदालतें हैं उनके जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो हमारी करारदाद मकासद थी उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू होगी, लेकिन 1956 के दस्तूर के मुताबिक उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बानें करार दिया गया, क्योंकि जो मशरिकी पाकिस्तान था वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे वो बंगाली ज़बान बोलते थे, तो इसलिए उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बानें करार दिया गया। फिर 1956 के आइन को तहरीरी शक्ल में तैयार किया गया था। तो इस तरह इस आइन को बनने में तकरीबन 9 साल का अर्सा लगा और लेकिन आइन की जो हम मनसूखी देखते हैं तो 1956 का आइन जो था वो 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद तो मंजूर हुआ, मगर पाकिस्तान के मखसूस हालात और सियासतदानों की बाहमी चपकलिश यानी लड़ाई झगड़ों की वजह से और इसके बाद फिर हमारी जो फ़ौज और इसके अलावा जो आला क़यादत है उसका फुक़दान, फिर बेजा मुदाखलत और गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात में बेजा मनमानी, तो ये तमाम वजूहात थी जिनकी वजह से ये आइन जो था ज़्यादा देर तक ना चल सका। तो 1956 का ये आइन जो था ये सिर्फ़ 2 साल और 7 माह के मुख्तसर अरसे तक नाफिज रहा। 7 अक्टूबर 1958 यानी कि 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ़ जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने इस जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फ़ौजी हुकूमत कायम कर ली और 1956 का जो आइन था इसको मनसूख कर दिया और इसी तरह सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली जो थी वो तहलील कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। सदर पाकिस्तान और चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनकर उन्होंने मुल्क के तमाम इख्तियारात संभाल लिए। इसके बाद हम देखते हैं 1962 का जो आइन है उसकी अहम खुसूसियात कि वो कौन कौन सी अहम खुसूसियात हैं जो इस आइन में थी। सदर जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने मुल्क के लिए नया आइन बनाने के लिए जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक दस्तूरी कमीशन कायम किया। तो कमीशन ने अपनी जो सिफारिशात थी वो 1961 में सदर को पेश की। सदर ने इन सिफारिशात में अपनी मर्ज़ी की तरमीम करके पाकिस्तान का एक नया आइन तैयार किया जो कि 8 जून 1962 को नाफिज कर दिया गया। 1962 के आइन की जो खुसूसियात थी वो कुछ इस तरह से थी कि ये आइन भी तहरीरी शक्ल में था और ये 250 दिफात, 5 गोशवारों और 8 तरामीम पर मुश्तमिल था। 1962 का जो आइन था वो ये वफाकी नौइयत का था और इस दस्तूर में पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी दी गई थी और उस वक्त पाकिस्तान जो था वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक मगरबी पाकिस्तान और दूसरा मशरिकी पाकिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी दी गई। फिर 1962 का जो दस्तूर था इसके तहत मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत राइज किया गया जिसमें इख्तियार का मंबा जो था वो सदर ममलिकत था। मंबा कहते हैं मरकज़, बुनियाद के सारे इख्तियारात जो थे वो सदर ममलिकत के पास थे। 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दिफ़ात शामिल की गई। ये तकरीबन वही इस्लामी दिफ़ात हैं जो 1956 के आइन में भी हमने देखी थी कि मसलन अल्लाह ताला की हाकमियत, इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत और इसका अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान के ज़रिए इस्तेमाल, फिर पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए हकूक़ दिए गए जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहते हैं
और इस आइन में भी 1956 के आइन की तरह उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़बानें करार दिया गया। जिस तरह 1956 का आइन जो था मनसूख हो गया था, इस तरह 1962 का आइन जो था ये भी नाकाम हुआ। किस तरह के सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 10 साल हुकूमत की और इनके दौर में कई इस्लाहात नाफिज हुई और मुल्क ने सनती मैदान में भी तरक्की की, लेकिन जनरल मोहम्मद अयूब खान की आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर आवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई और हालात इनके कंट्रोल से बाहर होने लगे, जिसका नतीजा जो था वो सदर जनरल अयूब खान के इस्तीफ़े की शक्ल में बरामद हुआ। तो इस तरह फिर एक दफ़ा फिर मुल्क में माशाल्लाह का निफाज़ अमल में आया और 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया और इस तरह 1962 का आइन जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद 1965 की जंग की वजूहात का जायज़ा हम लेते हैं, जिनमें सरहदी तनाज़ात, पानी की तकसीम का मसला और असासों की तकसीम में रुकावट और मसला कश्मीर शामिल हैं। तो इस जंग के जो अहम वाक़यात और वजूहात हैं उनका हम जायज़ा लेते हैं कि 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी और ये जंग जो थी ये भारत ने बग़ैर किसी ऐलान के 6 सितंबर की सुबह 3 बजे के करीब जो है वो गैर एलानिया जंग का आगाज़ किया और बैनुल-अक़वामी सरहद जो थी उसको अबूर करके भारत ने मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो इस मौके पर जो उस वक्त के सदर अयूब खान, उन्होंने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमारी बहादुर सिपाही जो हैं वो दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहिरा करेंगी और हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देंगी और भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। फिर लाहौर के महाज पर पाकिस्तान के जो जवामर थे उन्होंने कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान की जो बहादुर अवाम थी उन्होंने भी अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। लाहौर में वाघा के मकाम पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी और उनके साथियों ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल होने से रोके रखा और उन्होंने अपनी जानों का नजराना तो पेश किया मगर दुश्मन को कामयाब ना होने दिया और दुश्मन BRB नहर को अबूर ना कर सका। पाकिस्तान की हुकूमत ने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को इस अजीम कारनामे पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर अता किया। फिर चविंडा के मकाम पर टैंकों की जंग हुई, जिसको कि सबसे बड़ी जंग जो है वो कहा जाता है। भारत ने टैंकों और बख्तरबंद डिवीज़न की कसीर तादाद के साथ सियालकोट के इलाके चविंडा पर हमला कर दिया था, जिससे नंबर आज़मा होना बहुत दुश्वार था, लेकिन हमारे सरबकफ मुजाहिदीन जो थे उन्होंने अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट कर दुश्मन की इस पेशकदमी को रोका और दुश्मन के मज़मूम इरादे नाकाम कर दिए। फिर हमारी पाक फ़िज़ाइया भी किसी से कम नहीं थी और उसने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया और सिर्फ इब्तदाई 3 दिनों में भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़ दी। फ़िज़ाई जंग में MM आलम का नाम जो है हमेशा के लिए तारीख़ में रकम हो गया, जिसने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़िज़ाइया के 5 जहाज़ फ़िज़ा में तबाह कर दिए। तो इस तरह हमारे फ़ौजी जवानों ने जंगी तारीख़ के नाकाबिले फ़रामोश कारनामे सर अंजाम दिए। इसके बाद हम जायज़ा लेते हैं मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का कि वो कौन कौन से असबाब थे जिसकी वजह से मशरिक़ी पाकिस्तान जो था वो मशरिक़ी पाकिस्तान का हिस्सा जो था वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। तो इन असबाब में जोग्राफियाई फ़ासला है, तिजारत और मुलाज़मत पर हिंदुओं के असरात, मुआशी पसमानदगी और ज़बान का मसला शामिल है। जोग्राफियाई फ़ासला इस तरह से कि मशरिक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फ़ासला था और इन दोनों हिस्सों के दरमियान मुल्क जो था वो भारत था, जो कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद से ही पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ था। तो 1000 मील फासले पर वाक़ दोनों हिस्सों में सियासी और सकाफ़ती रवाबित आसान नहीं थे। दोनों की फिर सकाफ़त भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मशरिक़ी पाकिस्तान दूसरे सूबों के मुकाबले में मुआशी तौर पर पसमानदा था, जिससे मकामी आबादी जो थी उसमें एक तरह से एहसास महरूमी पैदा हो गया था और यही एहसास महरूमी जो था वो बाद में मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बना। फिर तिजारत और मुलाज़मत पर हिंदुओं के असरात बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि तिजारत और मुलाज़मत पर और सरकारी जो मुलाज़मतें थीं उन पर हिंदू जो थे वो छाए हुए थे और वह ख़ास मनसूबे के तहत लोगों के अंदर अलहदगी के जज्बात को उभार रहे थे। फिर मशरिक़ी पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी पसमानदा इलाका था और किसी हुकूमत ने इस इलाके की मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए कातिल ख्वाह इक़दाम नहीं किए थे। और इन्हीं हालात में हिंदू असातिज़ा जो थे उनका किरदार भी बड़ा अहम था, क्योंकि मशरिक़ी पाकिस्तान में जो तालीम का शोबा था वो पूरी तरह से हिंदुओं के कंट्रोल में था और उन्होंने अपने मज़मूम इरादों पर अमल पैरा होने के लिए बंगालियों के दिलों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात को उभारा।
फिर एक ज़बान का मसला भी था, अगरचे कि 1956 और 1962 के जो दसातीर थे उनमें तय हो गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के अंदर ज़बान के हवाले से एक एहसास महरूमी जो पैदा हो चुका है वो इन इक़दामात के बावजूद भी ख़त्म न किया जा सका। यानी कि 1956 और 62 के आइन में अगरचे ये फ़ैसला हो गया था कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू और बंगाली होगी, लेकिन इसके बावजूद मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में जो एक एहसास महरूमी पैदा हो चुका था उसको हम दूर ना कर सके। उसके बाद नुमाइंदगी की शरह का मसला था कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 56% थी और वो आबादी की कसरत की वजह से नुमाइंदगी का हक़ चाहते थे, और उन्होंने 1956 और 1962 के आइन में बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी तो कबूल कर ली थी, मगर जब उन्हें उनके जायज़ हकूक़ नहीं मिले थे तो ये जो सबब है वो उनकी मायूसी की वजह बन गया। फिर भारत जो था वो बहुत बेजा मुदाखलत करता था। मशरक़ी पाकिस्तान के मामले में बेजा मुदाखलत जो भारत ने की थी उसकी वजह से भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर भारत ने मुक्ति बानी के कारकुनों को तरबियत और इमदाद देने के अलावा अलहदगी चाहने वालों की भी हौसला अफजाई की। फिर इसी मौके पर शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात जो थे उन्होंने भी अलहदगी की राह हमवार कर दी। 1970 के जो आम इंतखाबात हुए थे इन में हालात ने एक नई करवट ली और मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग की मुकम्मल कामयाबी के बाद लोगों ने एक नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जब 1971 में ये मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश की शक्ल में एक नया मुल्क बन गया, तो बांग्लादेश के क़याम के बाद जनरल ज़िया ख़ान ने बाकी रह जाने वाले जो मगरबी पाकिस्तान था उसमें हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुपुर्द कर दी। यानी हुकूमत जो थी वो पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुपुर्द कर दी, और क्योंकि इस जमात को 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई थी, तो इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। फिर मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक अबूरी आइन 1972 में बनाया गया और मुस्तकबिल के आइन के लिए नई मुंतखब होने वाली जो कौमी असम्बली थी उसके 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के जो असबाब थे इनमें सबसे बड़ा जो मसला था वो जोग्राफियाई फ़ासला था और मौशी पसमानदगी और ज़बान का मसला, जिसकी वजह से और मौशी पसमानदगी की वजह से उनमें एक एहसास महरूमी पैदा हो गया था, और ये तमाम वजूहात जो थी वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजह बनी। तलबा यहाँ पर ठहरें और इस सबक के अहम वाक़यात और इसके जो सन हैं उसको दोहराएं और ज़हन नशीन करें। मश्क़ के कसीर इंतखाबी सवालात मुकम्मल करें और इसके अलावा इसके जो मारूज़ी सवालात हैं उसको मुकम्मल करें। आइए अगला सबक शुरू करते हैं। ये है बाब नंबर 3, ज़मीन और माहौल। इसके तदरीसी मकासद हैं पाकिस्तान का महल वकू, अर्ज़बल, तूलबल और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, पाकिस्तान के अहम ज़मीनी खदोखाल, पाकिस्तान की आबो हवा के लिहाज से अहम खित्तों की निशानदेही। पाकिस्तान बरआज़म एशिया में वाक़ है। ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल रकबे का 0.67% है। पाकिस्तान का करीबन 58% रकबा पहाड़ों पर और सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, जबकि करीबन 42% जो रकबा है वो मैदानों और रेगिस्तानों पर मुहीत है। पाकिस्तान एक वसी और अरीज़ मुल्क है और इसके जनूब में बहीर अरब के साहिलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंदबाला पहाड़ी सिलसिलों तक ये फैला हुआ है। जनूब मशरक़ी हिस्सा जो है इसका वो दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा जो है वो कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो आबो हवा है और इसमें और इसके मौसमों में नुमायाँ फ़र्क पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं तबई माहौल की। तबई माहौल से मुराद है कुदरती माहौल, जिसमें महल वकू, खदोखाल और आबो हवा शामिल हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो एक खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने उसे एक मौजूद तबई माहौल से नवाजा है। तबई माहौल किसी भी मुल्क के रहने वालों की मौशी, माशरती, समाजी और दूसरी सरगर्मियों पर गहरा असर मुरतब करता है। तबई माहौल से मुराद महल वकू, तबई खदोखाल और आबो हवा वगैरह लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महल वकू की। किसी भी मकाम का
हदूद अरबा या उसके गिरदोनवा के इलाके की खुसूसियात जो होती हैं उनको हम महल वक़ू कहते हैं। और जोग्राफियाई महल वक़ू के लिहाज से पाकिस्तान 23.5 से 37 डिग्री अर्ज़बल शुमाली और 61 डिग्री से 77 डिग्री तूलबल मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। फिर पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान, मशरिक़ के समेत भारत और जनूब में बहीर अरब वाक़ है। और इसके अलावा अगर हम देखें महल वक़ू की अहमियत के एतबार से पाकिस्तान जो है वो दुनिया में खुसूसी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान मशरिक़ और मगरिब के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया है। अगर हम इसके हमसाया ममालिक की तरफ देखें तो पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और चीन की वजह से ही आलमी सियासत में इस इलाके की अहमियत जो है वो बहुत बढ़ गई है। फिर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर शाहराह रेशम तामीर की है, जो दोनों मुल्कों को आपस में मिलाती है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा है, जिसको CPEC के नाम से जाना जाता है। तो इस वक्त चीन जो है वो दुनिया में एक अहम मौशी ताकत बनकर उभर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फ़ख्र करता है। चीन के ताउन से बहुत ही अहम मंसूबे, जिनमें कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC पाकिस्तान में तकमील के आखिरी मराहिल में है, जो कि पाक चीन दोस्ती की दरख्शां मिसाल है। इन मंसूबों से दोनों ममालिक के दरमियान सनती, मौशी और समाजी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के नए दरवाज़े खुल रहे हैं। फिर पाकिस्तान के मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान वाक़ है। अफ़गानिस्तान के साथ जो मुल्क का सरहद है इसको ड्यूरिंग लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों मुल्कों की जो मुश्तरका सरहद है ये तकरीबन 2252 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के मगरिबी की जानिब ईरान भी वाक़ है, जिसके साथ हमारे मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। और जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था तो सबसे पहले ईरान ने उसे तस्लीम किया था। पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत वाक़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर है। ये एक सनती और एटमी मुल्क है और ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि क़याम पाकिस्तान से ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान जो बामी ताल्लुकात हैं वो कशीदा चले आ रहे हैं। और इस कशीदगी की जो बुनियादी वजह है वो मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के जनूब में बहीर अरब वाक़ है, जो बहर हिंद का हिस्सा है। पाकिस्तान बहीर अरब के रास्ते मुस्लिम ममालिक ईरान, कुवैत, इराक़, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और अरब इमारात से मिला हुआ है। मगरिब और मशरिक़ के दरमियान तिजारत जो है वो क्योंकि ज़्यादातर बहर हिंद के रास्ते होती है, तो इसलिए एक अहम तिजारती शाहराह पर होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। खलीज फ़ारस के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान बहीर अरब के रास्ते मिला हुआ है। ये तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो तेल के वसी ज़खायर के हामिल हैं और खलीज फ़ारसी की बिना पर बहीर हिंद हमेशा से बड़ी ताकतों के नज़दीक जो है वो तवज्जो के लायक रहा है। पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों में कराची, पोर्ट कासिम और गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं। फिर इसके बाद वसी एशियाई इस्लामी ममालिक जो हैं वो भी, जिनमें कि काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह शामिल हैं, ये पाकिस्तान में शुमाल मगरिब की जानिब वाक़ हैं। ये ममालिक जो हैं ये भी कुदरती वसाइल से मालामाल हैं, जबकि उन्हें गर्म पानियों से दूरी का सामना है। तो पाकिस्तान के इन इस्लामी ममालिक से मजहबी, सकाफ़ती और तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वस्ती एशियाई रियासतों को करीब तरीन बहरी रास्ते की सहूलत फराहम करता है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान के तबई खदोखाल की। खदोखाल से मुराद होती है शक्ल सूरत, फीचर्स। तो तबई खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है पहाड़ी सिलसिले, दूसरा है मैदानी इलाके और तीसरा है सतू मुर्तफ़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ी सिलसिले की। तो पहाड़ से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा है जो सतह ज़मीन से बुलंद हो और जिसकी अतराफ़ की ढलवान ज़्यादा और सतह पथरीली और नाहमवार हो, वो पहाड़ कहलाता है। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी तकसीम इस तरह से है कि नंबर 1 पर आता है शुमाली पहाड़ी सिलसिले, दूसरे नंबर पे है शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला, जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले। शुमाली पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ हैं और शुमाली पहाड़ी सिलसिले में कोह हिमालया और कोह कराकरम वाक़ हैं। ये पहाड़ बहीर अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाओं को रोकते हैं
और बारिश और बर्फ़बारी का मौजब बनते हैं। इनकी ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में कोहे कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला है और ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। कोहे कराकोरम का ये सिलसिला कोहे हिमालय के शुमाल में चीन की सरहद के साथ कश्मीर और गिलगित में मगरिब से मशरिक़ की तरफ फैला हुआ है। शाहराह रेशम इसी सिलसिले से गुजरती है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 जो है वो इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। K2 की सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 8,611 मीटर बुलंद है। और अगर हम औस बुलंदी देखें तो कोहे कराकोरम की औस बुलंदी जो है वो करीबन 7,000 मीटर है। इस सिलसिले के जो मशहूर दर्रे हैं वो खंजराब और शंदूर हैं और इस पहाड़ की जो दुश्वार गुजार बुलंद चोटियाँ हैं ये सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इस पहाड़ी सिलसिले की जो अहम वादियाँ हैं वो वादी हुंसा और गिलगित हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत वादियाँ हैं। मौसम के एतबार से पहाड़ी सिलसिले में मौसम गर्मा के आगाज़ से पहले ही इन वादियों में ज़िंदगी की लहर जो है वो दौड़ जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की। तो कोहे हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला है जो कि कोहे कराकोरम के जनूब में वाक़ है। कोहे हिमालय जनूबी एशिया के शुमाल में मगरिब से जनूब मशरिक़ की तरफ शर्क़न गरबन फैला हुआ है। शर्क़न गरबन से मुराद है मशरिक़ से मगरिब की तरफ। पाकिस्तान में कोहे हिमालय का मगरबी हिस्सा वाक़ है, जबकि हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला और हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला भी वाक़ है। नांगा पर्वत इस पहाड़ी सिलसिले में पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी करीबन 8,126 मीटर है। अभी हमने बात की दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जो पहाड़ी चोटी है वो कौन सी है? जी हाँ, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट और इसकी बुलंदी 8,848 मीटर है और ये नेपाल में वाक़ है। कोहे हिमालय के जो पहाड़ी सिलसिला है इसमें औस बुलंदी जो है इसकी वो 1,000 मीटर से लेकर 6,500 मीटर तक है, जबकि इसमें दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियाँ भी हैं, जिनमें एक सबसे अहम वादी जो है वादी कश्मीर है। कुदरती नबातात यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और सदाबहार नोकदार जंगलात से ये पहाड़ माला माल हैं। फिर हम बात करते हैं शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले की। तो इसमें कोहे हिंदुकश है। कोहे हिंदुकश पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में शुमालन जनूबन वाक़ है। ये पहाड़ सतह पामीर से शुरू होकर दरियाए काबुल तक फैला हुआ है। कोहे हिंदुकश का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो अफ़गानिस्तान में वाक़ है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी का नाम तशमीर है, जो कि करीबन 7,690 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ में चित्राल, सवात और दीर की खूबसूरत वादियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले की। तो इसमें कोहे सफ़ेद जो है वो मशहूर है। कोहे सफ़ेद दरियाए काबुल के जनूब में शर्क़न गरबन वाक़ है। शर्क़न गरबन से मुराद मशरिक़ से मगरिब की जानिब फैला हुआ है। इस सिलसिले का जो बेशतर हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, जबकि इसका कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में भी है। इस सिलसिले की जो बुलंद तरीन चोटी है इसका नाम स्काराम है, जिसकी बुलंदी जो है वो 4,761 मीटर है। इस पहाड़ी सिलसिले की जो औस बुलंदी है वो करीबन 3,600 मीटर है और यहाँ का जो मशहूर दर्रा है वो दर्रा खैबर है, जो कोहे सफ़ेद के शुमाल में वाक़ है। दर्रा खैबर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तारीख़ी गुज़रगाह है, जिसकी लंबाई करीबन 53 किलोमीटर है। कोहे सफ़ेद के जनूब में दरियाए करम बहता है। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों में कोहाट और वज़ीरिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोहे सफ़ेद के जनूब में वाक़ हैं और इस पहाड़ी सिलसिले के जो अहम दर्रे हैं वो करम, टूची और गोमल हैं। ये पहाड़ी सिलसिला शुमालन जनूबन फैला हुआ है और इस सिलसिले का एक अहम दरिया जो है वो दरियाए टूची भी है। फिर इस मगरबी पहाड़ी सिलसिले में एक और अहम पहाड़ है कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में शुमालन जनूबन फैला हुआ है। ये पहाड़ पाकिस्तान के करीबन वस्त में वाक़ है और कोहे सुलेमान की जो बुलंद तरीन चोटी है उसको तख्ते सुलेमान कहते हैं, जो कि सतह समंदर से करीबन 3,443 मीटर बुलंद है। दरियाए बोलान जो है वो सिलसिले का अहम दरिया है। कोहे सुलेमान के जनूब में बुकटी और मरी की पहाड़ियाँ हैं। दर्रा बोलान इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इसके बाद कीरथर की पहाड़ियाँ हैं, जो कि दरियाए सिंध के मगरिब की जानिब सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के साथ साथ कोहे सुलेमान के जनूब में वाक़ हैं। ये पहाड़ियाँ जो हैं शुमालन जनूबन फैली हुई हैं। कीरथर की ज़्यादा जो बुलंदी है वो करीबन 2,150 मीटर है और दरियाए हब और लियारी जो हैं वो कीरथर से बहीरा अरब की तरफ बहते हैं। कोहे नमक की जो औसतन बुलंदी है वो करीबन 700 मीटर है और इस इलाके का जो मशहूर दरिया है वो दरियाए सोन है। उसके बाद
हम बात करते हैं मैदानी इलाके की, तो दरियाए सिंध का मैदान दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं झेलम, चनाब, रावी और सतलुज की लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है। पाकिस्तान में सूबा पंजाब का जो मैदानी इलाका है वो दरियाए सिंध का बलाई मैदान कहलाता है और दरियाए सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। दरियाए सिंध का बलाई मैदान जो है करीबन हमवार है और दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है, लिहाजा मिट्टी जो है वो बहुत ज़रखेज़ है। बारिश की अगर कमी हो तो मसनूई आबपाशी यानी ट्यूबवेलों और नहरी पानी से इस कमी को पूरा किया जाता है और इस तरह बवक्त ज़रूरत आबपाशी से बेहतर पैदावार हासिल होती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया की तकरीबन 80% जो आबादी है वो मैदानों में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। तो दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान जो है ये हमवार है, कम ढलवान रखता है और इस मैदान को सिर्फ दरियाए सिंध ही सैराब करता है। तो हमारा जो सूबा सिंध है वो उसको हम दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहते हैं और ज़रूरी लिहाज से ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस मैदान के जनूब मशरिक़ की जानिब थर का रेगिस्तान है। फिर इसके बाद दरियाए सिंध का डेल्टाई इलाका शुरू हो जाता है जो कि ठट्टा से शुरू होता है और यहाँ पर दरिया जो है वो बहुत सी शाखों में तकसीम होकर बहीरा अरब में गिरता है। मैदानी इलाके में साहिली मैदान और रेगिस्तान भी शामिल हैं। फिर पाकिस्तान का जो साहिल है वो करीबन 1050 किलोमीटर लंबा है। ये साहिली पट्टी मशरिक़ में सूबा सिंध में भारत की सरहद से शुरू होती है और साहिल के साथ साथ होती हुई मगरिब में ईरान की सरहद तक जाती है। पाकिस्तान का जो साहिली मैदानी इलाका है इसमें छोटी बड़ी बंदरगाहें जो हैं वो बहुत सारी हैं, जिनमें कराची सबसे अहम बंदरगाह है। दूसरी अहम जो बंदरगाहें हैं उसमें पोर्ट कासिम, गवादर और पसनी हैं। फिर यहाँ पर अहम मौशी सरगर्मियाँ हैं, इसमें माहीगिरी की सनत जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, लिहाजा ये साहिली मैदान अब अहम मौशी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। और अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो जनूब मशरिकी हिस्सा है वो रेगिस्तानी खुसूसियात का हामिल है और ये एक वसी और ईज़ रकबे पर फैला हुआ है। रेगिस्तानी इलाकों के जो मशहूर अज़ला हैं इनमें भावलपुर, सक्खर, खैरपुर, सांगढ़, मीरपुर ख़ास और थरपारकर काबिल ज़िक्र हैं। भावलपुर में जो सहरा है उसको चोलिस्तान या रोही कहते हैं, जबकि सिंध में सहरा को थर कहते हैं। ये इलाके जो हैं ये सहराई नबातात जो है यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन बारिश कम होने की वजह से बहुत कम नबातात पाई जाती है और ज़्यादातर इलाका जो है वो गैर आबाद है। फिर पाकिस्तान का जो दूसरा रेगिस्तान है वो थल है और ये रेगिस्तान दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान वाक़ है। ये इलाका ज़्यादातर गैर आबाद है। फिर पाकिस्तान का जो तीसरा रेगिस्तान है वो बलोचिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है, जिसे सहराए खारान कहा जाता है। इसमें कुछ इलाका चाही का भी शामिल है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो है सतह मुर्तफ़ा। और अगर हम सतह मुर्तफ़ा की तारीफ़ करें तो वो इस तरह से है कि सतह मुर्तफ़ा के जो खदो खाल हैं उसमें हमें नशेब व फराज मिलते हैं। नशेब व फराज यानी कि ऊंचाइयाँ भी हैं और नीचाइयाँ भी हैं और कहीं पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, कहीं मैदान और कहीं दरियाई वादियाँ सतह मुर्तफ़ा पर मौजूद होती हैं। पाकिस्तान को सतह मुर्तफ़ा के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं सतह मुर्तफ़ा पोठोवार और दूसरे को कहते हैं सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा पोठोवार जो है ये पाकिस्तान के शुमाल में काला चट्टा और मारगला की पहाड़ियों से शुरू होता है, जनूब में कोहिस्तान नमक और मशरिक़ में दरियाए झेलम और मगरिब की जानिब दरियाए सिंध के बहता है। और अगर हम इसकी बुलंदी देखें तो ये सतह मुर्तफ़ा समंदर से 300 से 600 मीटर तक बुलंद है। वादी सवान इसकी अहम वादी है और इसी वादी का जो अहम दरिया है उसका नाम भी दरियाए सवान ही है, जो अपनी वादी बनाता है, जिसे वादी सवान कहते हैं। सतह मुर्तफ़ा पोठोवार की जो सतह है वो बेहद कटी हुई है। ये इलाका मादनी ज़खायर से मालामाल है और चूना, कोयला और मादनी तेल के वसी ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान की। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान कोह सुलेमान और कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में वाक़ है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान नाहमवार और बंजर है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 900 मीटर है और ये एक सहराई इलाका है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान की शुमाल में कोहे चागी और टूबा काकर के पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं। हामून मशखील जो है वो यहाँ की अहम झील है और इसके जो मगरबी हिस्से हैं इसमें बहुत सी नमकीन पानी की झीलें मौजूद हैं। यहाँ की जो मशहूर दरिया हैं वो दरियाए गोमल, योग और हंगोल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की आबो हवा की। तो किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की जो मौसमी कैफियत होती हैं उनका मुताला आबो हवा कहलाता है। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से 4 खित्तों में तकसीम किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है नीमहारी बरी बुलंद आबो हवा का खित्ता, दूसरा है नीमहारी बरी सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का खित्ता
और तीसरा है नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा का खित्ता, जबकि चौथे नंबर पे है हारी साहिली आबो हवा का खित्ता। नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा का खित्ता जो है, इसमें पाकिस्तान के शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके जिसमें कि बैरूनी और वसी कोह हिमालय, फिर शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले जिनमें चित्राल, सवात और दी शामिल हैं, मगरबी पहाड़ी सिलसिले जिसमें वज़ीरिस्तान, जोब और लोरालाई शामिल हैं, और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जिनमें कोयटा, सारवान, वस्ती मकरान और जालिवान शामिल हैं। तो ये खित्ता जो है ये इन तमाम इलाकों पर मुश्तमिल है। नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा का जो खित्ता है, इसकी आबो हवा मौसम सरमा में बहुत शदीद सर्द होती है और अमूमन बर्फ़बारी की वजह से मौसम जो है वो इंतहाई सर्द होता है। मौसम अगर हम देखें तो नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा के खित्ते में मौसम गर्मा में आबो हवा ठंडी होती है, जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं और अक्सर व बेशतर धुंध छाई रहती है। नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा के खित्ते के कुछ इलाके जो हैं, इसमें बैरूनी हिमालय, मरी और हज़ारा, यहाँ पर करीबन सारा साल बारिशें होती हैं और ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। उसके बाद जो दूसरा खित्ता है वो नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा आबो हवा का खित्ता है। आबो हवा का ये खित्ता जो है ये ज़्यादातर इसमें बलूचिस्तान का इलाका शामिल है। तो इसकी जो खुसूसियात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मई से वह सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती हैं। सिब्बी और जैकबाबाद इसी खित्ते में वाक़ हैं और गर्द आलूद हवाओं का चलना इस खित्ते की अहम खुसूसियत है। और अगर बारिशों की बात करें तो नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा आबो हवा का जो खित्ता है, इसमें जनवरी और फरवरी के महीनों में बारिशें होती हैं, मगर इंतहाई कम। और अगर मौसम की हम बात करते हैं तो इस खित्ते की आबो हवा में मौसम गर्मा जो है वो शदीद गर्म और खुश्क होता है। उसके बाद हमारा अगला जो खित्ता है वो नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा का खित्ता है, जिसमें दरियाए सिंध का बलाई मैदान जिसमें सूबा पंजाब शामिल है और ज़ेरी मैदान जिसमें कि सूबा सिंध है वो शामिल हैं। इस खित्ते की आबो हवा में मौसम गर्मा में ज़्यादा दर्जा हरारत रहता है और मौसम गर्मा के आखिर में मानसून हवाएं शुमाली पंजाब में ज़्यादातर बारिशों का बायस बनती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें जो हैं वो बहुत कम होती हैं। नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा के खित्ते में मौसम सरमा में भी बारिश की यही सूरत हाल रहती है। थल और जनूब मशरकी सहरा जो हैं वो खुश्क तरीन इलाके हैं, यानी कि इन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है। फिर इन्हीं इलाकों में अगर हम पेशावर शहर का मौसम देखें तो पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश और तूफ़ान आते हैं और इस तरह मौसम गर्मा में पेशावर में गर्द के तूफ़ान जो हैं वो अक्सर आते रहते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है हारी साहिली आबो हवा का खित्ता। आबो हवा के हारी साहिली आबो हवा के इस खित्ते में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके शामिल हैं। और अगर हम इसके सालाना औसत दर्जा हरारत की बात करें तो ये तकरीबन पूरा साल एक जैसा रहता है और बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। तो हम कह सकते हैं कि हारी साहिली आबो हवा का जो खित्ता है इसमें सालाना और रोज़ाना के दर्जा हरारत में बहुत कम फ़र्क होता है। मौसम गर्मा के दौरान समंदर से हवाएं चलती हैं और हवाओं में नमी ज़्यादा होती है और जो सालाना औसत दर्जा हरारत होता है वो करीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मई और जून जो है वो यहाँ के इंतहाई गर्म तरीन महीने। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लसबेला का साहिली मैदान। तो लसबेला के साहिली मैदान में हम देखते हैं कि बारिशें जो होती हैं वो मौसम गर्मा और सरमा दोनों मौसमों में होती हैं। तो इस तरह से आबो हवा का किसी भी तरह से इंसानी ज़िंदगी पर जो इसके असरात हैं वो बहुत गहरे असर मरतब होते हैं और आबो हवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़मर्रा के कामों में असरअंदाज होती है और किसी भी मुल्क के रहने वालों की मौशी, माशरती, समाजी, सियासी, तिजारती और जो दीगर सरगर्मियाँ होती हैं उन पर काफ़ी हद तक आबो हवा का असर होता है। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे रुकें और इस बाब के जो अहम आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उसको ज़हनशीन करें और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपने इसकी मश्क करनी है जिसमें कसीर इंतखाबी सवालात हैं और मारूज़ी सवालात हैं, इनको आप मुकम्मल करें। इसमें कॉलम हैं जो आपने मुकम्मल करने हैं और आखिर में आपने बाब नंबर 2 और 3 के तमाम मश्की और मारूज़ी सवालात जो हैं वो लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।